वेलकम टू डीयू की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो इस लेक्चर में हम आज स्वच्छ भारत वैल्यू एडिशन कोर्स का चैप्टर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 2 हम अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में कवर कर रहे होंगे स्टडी मटेरियल के साथ, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डीयू की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल पे भी सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूनिट 2 है हमारी स्वच्छ भारत, रूरल एंड अर्बन फेसेट्स, यानी जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया उसको कैसे मेज़र किया गया और रूरल फेसेट्स क्या थे, उसके अर्बन फेसेट्स क्या थे। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इंडिकेटर्स ऑफ स्वच्छ भारत, कि स्वच्छ भारत यानी भारत को स्वच्छ बनाने वाले क्या क्या इंडिकेटर्स रहे, कैसे हमें पता लगा कि हमारा स्वच्छ भारत अभियान अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अंदर हमें पहले रूरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद फिर अर्बन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। रूरल में हम सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड्स पढ़ेंगे 2014 से 22 तक। फिर ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस क्या होते हैं, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल क्या होता है, ओडीएफ प्लस मॉडल, उसके और की इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हम रूरल इंडिकेटर्स में पढ़ेंगे। फिर अर्बन इंडिकेटर्स में हम सस्टेनेबल सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और उसके बाद गार्बेज फ्री सिटीज़। तो ये तीनों चीज़ें हमारी अर्बन इंडिकेटर्स में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम ओवरव्यू की अगर बात करें तो ओवरव्यू हमारा स्वच्छ भारत अभियान, जो कि क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी हम इंग्लिश में जानते हैं, इसको 2014 में लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर को, 2 गांधी जी की जयंती पे। और इसका विज़न था कि हमारे भारत को, हमें इंडिया को क्लीन बनाना है और ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करना है। तो इस चैप्टर में हम इसमें अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो प्रोग्रेस हुई है इस अभियान में, उसको हम एग्जामाइन करेंगे और उसके क्या इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज़ क्या थी इस क्लीननेस एंड सैनिटेशन ड्राइव को अचीव करने में, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं पहले इंडिकेटर्स फॉर स्वच्छ भारत की इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। सो इंडिकेटर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेजरिंग द प्रोग्रेस एंड सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को और मेज़र करने के लिए इंडिकेटर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये इनसे हमें क्लीनलीनेस और सैनिटेशन की स्टेटस के बारे में पता चलता है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो या फिर अर्बन एरियाज़ के स्टेटस हों। और इसी इंडिकेटर्स को फिर हम एनालाइज़ करके जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो एसेस करते हैं इसको कि कितना इम्पैक्ट पड़ा इस कैंपेन का पूरे, और क्या इनिशिएटिव्स हमें और लेने चाहिए, और क्या क्या डिसीजंस हमें इसमें चेंजेस और क्या क्या करने चाहिए, और कैसे इसे फर्दर हम इम्प्रूव कर सकते हैं सैनिटेशन की कंडीशंस को। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इंडिकेटर्स के अंदर आती हैं। हिंदी में बोले तो संकेतक, यानी संकेत देने वाली चीज़ें, जिससे हम मेज़र कर पाते हैं कि कितना क्लीनलीनेस और सैनिटेशन स्टेटस इम्प्रूव हुआ। तो इंडिकेटर्स में सबसे पहला इंडिकेटर जो हमें देखने को मिला स्वच्छ भारत अभियान के इम्प्लीमेंट होने के बाद, वो था ओपन डेफिकेशन फ्री में रिडक्शन। देयर वाज अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन ओपन डेफिकेशन स्टेटस, यानी खुले में जो बाहर ह्यूमन एक्सक्रीटा लोग डिस्चार्ज करने जाते थे, शौच के लिए जाते थे, बेसिकली गाँवों के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता था। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस में, एंड दिस वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट अंडर स्वच्छ भारत अभियान। और एक प्राइमरी इंडिकेटर इसका क्या है कि इंक्रीज़ इन टॉयलेट कवरेज अक्रॉस और हाउस होल्ड्स, और हर घर में टॉयलेट कवरेज बढ़ी है। सभी घरों में अब एक्सेस टू द टॉयलेट्स लगभग पहुंच गया है, और सभी लोग अब बाहर के बजाय घर में ही टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द 2 मेन इंडिकेटर्स। अब आगे हम अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे कि क्या रूरल इंडिकेटर्स रहे और क्या अर्बन इंडिकेटर्स रहे। तो पहले हम रूरल एरियाज़ के बारे में चर्चा करेंगे।
रूरल एरियाज़ में हमारा पहले आता है सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड्स 2014 वर्सेस 2022। यानी जब ये अभियान लॉन्च किया गया तब क्या कंडीशन थी 2014 में, और अब क्या कंडीशन है 2022 तक में। ठीक है, सो इन 2014 रूरल इंडिया फेस्ड अ सिग्निफिकेंट सैनिटेशन क्राइसिस। 2014 के अंदर भारत के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सैनिटेशन क्राइसिस थी, जहाँ पे करोड़ों लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं थे, वो बाहर जाते थे। और उसके बाद से फिर ये जब अभियान लॉन्च हुआ तो एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा हुए रूरल एरियाज़ के अंदर, रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर, और उसको टॉप प्रायोरिटी दी गई इस अभियान के विज़न में, जिसकी वजह से हमें एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ देखने को मिला सैनिटेशन कवरेज में। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड टॉयलेट्स यूज़ करने लगे इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड। And the improvement in rural sanitation has contributed to reduction in waterborne diseases and improved the overall quality of life for millions। और ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरबॉर्न डिजीज़ेस भी रिड्यूस हुई इसकी वजह से। लोग पहले बाहर जाते थे, अब लोग घर में ही टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वाटरबॉर्न डिजीज़ेस में रिडक्शन हुआ एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो करोड़ों लोगों की इम्प्रूव हुई। So this was a remarkable transformation when this Abhiyan was launched in 2014 from and then till now। ठीक है, उसके बाद इस मिशन में और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमें देखने को मिला रूरल सैनिटेशन के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ़ सफाई के अंदर, जिसमें तब जो है लगभग 42.6% पीपल्स ही यूज़ करते थे हाउस होल्ड टॉयलेट्स का। अब रूरल सैनिटेशन इंक्रीज़ होके 2014 से अब 2022 में 74% हो गया है रूरल सैनिटेशन। एंड ये जो रूरल सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसकी वजह से इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू इट। वो क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो कंस्ट्रक्शंस ऑफ टॉयलेट्स है। तो लगभग गाँव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देयर वर अबाउट 11 करोड़ टॉयलेट्स बिल्ट। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर 11 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट्स अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। इसके अंदर लगभग 11 करोड़ लोगों को यहाँ टॉयलेट्स दिए गए, उनके घरों में हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनवाए गए। और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियर चेंज कैंपेन्स टू इनकरेज पीपल टू यूज़ टॉयलेट्स। और बिहेवियर चेंज को लेकर के भी कैंपेन्स चलाए गए, लोगों को और इनकरेज किया गया कि आप टॉयलेट्स को यूज़ करें। आपने अगर टीवी वगैरह में या रेडियो पे अगर एड्स देखी होंगी पहले, तो उसमें दरवाज़ा बंद करो दरवाज़ा बंद, ये एक कैंपेन आता था, अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते थे। और 2 गड्ढों वाला टॉयलेट, है ना। इसी तरीके से गाँव में जा करके बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई गई, टीवी पे एड्स चलाए गए ताकि लोग और जागरूक बने और टॉयलेट्स का यूज़ करें। एंड फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दी गई लोगों को टॉयलेट्स बनवाने के लिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप खुद से नहीं बनवा सकते, तो सरकार आपको पैसे देगी, आप अपने घर में टॉयलेट्स बनवाइए और आप घर में ही टॉयलेट्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बाहर मत जाइए। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दी गई। और द क्लोज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैनिटेशन प्रोग्राम्स। और जो कम्युनिटीज़ थी रूरल एरियाज़ के अंदर, उन सभी की एक प्लानिंग और इन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा इन सैनिटेशन प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंट करने में। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें रूरल सैनिटेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला। तो एक तरीके से जो स्वच्छ भारत अभियान है वो हमें पूरी तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है उसका पब्लिक हेल्थ के ऊपर एंड वेलबींग इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत के क्षेत्रों में हमें पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी, जैसे कि कुछ बहुत सारी स्टडीज़ शो करती हैं कि जो डायरिया के केसेस होते थे वो और अदर जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होती थी उसमें बहुत ज़्यादा अब कमी आई है। अब एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स अब उतनी चीज़ें ये नहीं हो रही हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ेस अब नहीं हो रही हैं। और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ वुमेंस एंड गर्ल्स की, जिनको पहले
बाहर जाना पड़ता था, वो अब घर में टॉयलेट्स यूज़ कर सकती हैं। तो एक तरीके से उनकी डिग्निटी के साथ भी इम्प्रूवमेंट हुई है और अब उनको डर नहीं लगता। वेयर नो लॉन्गर हैव टू फेयर फॉर देयर सेफ्टी वेयर गोइंग टू द टॉयलेट। और उनको बाहर टॉयलेट जाने के लिए, एक्सक्रीटा डिस्चार्ज करने के लिए अब डर नहीं होता है, बाहर जाने की कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से। देयर इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर वुमेंस एंड गर्ल्स। ठीक है, तो ये था सैनिटेशन कवरेज के बारे में कि रूरल एरियाज़ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और क्या क्या फैक्टर्स थे विच वर एट्रीब्यूटेड टू दीज। ठीक है, अब हम देखते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस, इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं और ओपन डेफिकेशन फ्री क्या होता है और कैसे विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त डिक्लेयर किया जाता है। तो किसी भी गांव को विलेजेस declared open defecation free if no one in the village defecates in the open। तो ऐसे गाँव को हम तब ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करते हैं, सरकार डिक्लेयर करती है खुले में शौच से मुक्त गांव उनको बोला जाता है जब उस गांव का कोई भी आदमी खुले में जा कर के जो ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्चार्ज करने की एक्टिविटी है वो ना करता हो, कोई भी आदमी, सभी लोग टॉयलेट्स का यूज़ करते हो। एंड दिस मीन्स दैट एवरी हाउस होल्ड इन द विलेज हैज़ एक्सेस टू अ टॉयलेट एंड दैट ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैव फंक्शनिंग टॉयलेट्स। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि सभी हाउस होल्ड्स को, सभी घरों में, उस विलेज में सभी घरों में टॉयलेट्स होंगे और जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, चाहे गाँव में सरकारी स्कूल की बात हो या फिर ग्राम पंचायतों की बात हो, सभी जगहों पर टॉयलेट्स होंगे और वो यूजेबल होंगे टॉयलेट्स। ऐसे गाँव को हम ओपन डेफिकेशन फ्री बोलते हैं जहाँ पे कोई भी बाहर में जाके शौच ना करता हो। ठीक है, और इसके बहुत सारे पैरामीटर्स सेट किए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में कि हम किन किन विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करेंगे, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए उसके। तो पहली कंडीशन है एक्सेस टू टॉयलेट्स, सभी के पास एक्सेस टू टॉयलेट्स होना चाहिए। ऑल हाउस होल्ड्स इन द विलेज मस्ट हैव एक्सेस टू अ टॉयलेट, सबके पास टॉयलेट होना चाहिए, सबके घर में टॉयलेट होना चाहिए। एंड दिस मीन्स दैट द टॉयलेट मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड। और इसका मतलब ये है कि टॉयलेट जो है आपका वो एक रीज़नेबल डिस्टेंस पे हो घर में। ऐसा नहीं है कि आपका घर यहाँ पे है तो टॉयलेट आपने कहीं और बना दिया, खेत में पता चला टॉयलेट बना के चले आए, है ना, ऐसा ना होना चाहिए। एक रीज़नेबल डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाना है और एक्सेसिबल होना चाहिए। इट मस्ट बी प्राइवेट एंड सेफ़ और सभी मेंबर्स उस हाउस होल्ड के उस टॉयलेट का यूज़ कर सकें। तो ये पहली कंडीशन है कि एक्सेस टू टॉयलेट होना चाहिए उस गांव में सबको। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ द टॉयलेट। तो टॉयलेट बनवा दिया, इसी से तो काम तो चलेगा नहीं, है ना, बनवा के क्या फ़ायदा, तो उसका यूज़ भी तो करना है। सो नेक्स्ट कंडीशन इज़ यूजेस ऑफ द टॉयलेट्स। ऑल द हाउस होल्ड्स इन द विलेज मस्ट यूज़ देयर टॉयलेट्स रेगुलरली एंड दिस मीन्स दैट नो वन इन द विलेज शुड बी डेफिकेटिंग इन द ओपन। ठीक है, तो टॉयलेट, आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए, आपको टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। उसके बाद सेफ़ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। अब जो वेस्ट निकलेगा आप यूज़ करेंगे उन टॉयलेट्स को, जो एक्सक्रीटा होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा, उसको डिस्पोज भी करना है। उसके लिए ऑल द वेस्ट फ्रॉम टॉयलेट मस्ट बी सेफली डिस्पोज्ड ऑफ एंड दिस मीन्स दैट टॉयलेट मस्ट हैव अ सोक पिट और अदर सिस्टम फॉर सेफली डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट। यानी कि अब आप टॉयलेट जब बनवाएंगे तो उसमें एक सोक पिट होनी चाहिए जहाँ पे आपका पूरा एक्सक्रीटा जाएगा, वो फिर कंपोस्ट बनेगा। एक बेसिकली एक गड्ढे में आपके एक्सक्रीटा डिस्चार्ज होंगे और वहाँ पे उसको फिर सेफली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवा देने से तो काम होता नहीं है, सारी चीज़ें उसके अंदर फिर देखनी होती हैं, गड्ढे खुदवाने होते हैं, तो सेफ़ डिस्पोजल होना चाहिए उस वेस्ट का। और अगली कंडीशन है क्लीनलीनेस ऑफ द विलेजेस एंड द विलेज मस्ट बी फ्री ऑफ विजिबल फीकस एंड अदर ह्यूमन वेस्ट। और जो विलेज हैं, गाँव में हैं, वहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा हमें नज़र नहीं आना चाहिए। पता चले सड़क के किनारे कोई नहीं पड़ रहा है ना, और सड़क पे हम चलें तो बदबू आ रही है और हमें ह्यूमन फीसेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और अदर ह्यूमन वेस्ट्स।
और जो गली है वहाँ पे हमें फेसेस नहीं दिखनी चाहिए, और फील्ड्स, वाटर बॉडीज़, यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। तो क्लीनलीनेस होनी चाहिए पूरे गांव के अंदर। तो ये सारे पैरामीटर्स थे किसी भी गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करने में, ठीक है। तो गांव, पहला तो गांव में एक्सेस टू टॉयलेट्स होना चाहिए, यूजेस होना चाहिए, सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, और क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज। ये सारी चीज़ें जिन गाँव में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और जो विलेजेस इन पैरामीटर्स को अचीव कर लेते हैं, उनको ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स के और ज़्यादा एडिशन में स्वच्छ भारत अभियान में ये भी इनकरेज किया जाता है कि जो विलेजेस हैं वो सैनिटेशन प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट करें, जैसे कि हैंड वॉशिंग विद सोप्स। गाँव में क्या होता था कि लोग मैदान से आए और हाथ में जो मिट्टी है वो मिट्टी ही लगा के हाथ धो लेते थे, है ना। तो इन सभी प्रैक्टिसेस को फिर रिमूव किया जाना था, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत अभियान में हैंड वॉशिंग विद सोप को इनक्रीज़ किया गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इनक्रीज़ किया गया, और जो वुमेंस की मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट होती है इसको भी इनक्रेज किया जाता है विलेजेस के अंदर। और फिर गाँव में जो गांव ODF डिक्लेयर हो जाते हैं, विलेजेस दैट हैव बिकन ODF, वहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है वाटर बॉर्न डिजीज़ में। जो पानी की खराब गंदे पानी की वजह से में वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं चिल्ड्रंस के अमंग में स्पेशली, वहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है ऐसे गाँवों में। और इस स्टेटस की वजह से ना ही सिर्फ हमें हाइजीन इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, बल्कि लोगों के अंदर, गांव वालों के अंदर, विलेजेस के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड एंड क्लीनलीनेस, स्वच्छता के प्रति एक गर्व, सेंस ऑफ प्राइड महसूस होता है सबको, है ना। जब गांव अच्छे दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, चमकदार दिखेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। तो ये था ODF की ओपन डेफिकेशन फ्री क्या होता है। अब है हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल, ODF प्लस। इसके क्या की इंडिकेटर्स हैं? तो बेसिकली जैसे आपने फ़ोन में देखा होगा iPhone Pro, iPhone Max, है ना, इसी तरीके से ये ODF और ODF प्लस मॉडल, ये दो तरीके के मॉडल्स होते हैं। तो ODF हमने देख लिया, अब हम ODF प्लस मॉडल देखते हैं। ODF प्लस क्या होता है? सो एन ODF प्लस विलेज इज़ द वन विच हैज़ सस्टेन्ड इट्स ओपन डेफिकेशन फ्री status along with implementing either solid or liquid waste management system and is visually clean। ODF प्लस विलेज हम उसे बोलते हैं जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव कर लिया हो उसको और सस्टेन कर रहा हो, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज हो। साथ में अगर उस विलेज में सॉलिड या फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है या फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया गया हो उस विलेज के अंदर पूरी तरीके से, और वो जो विलेज है वो विजुअली क्लीन दिखे, तो हम उस विलेज को ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज डिक्लेयर करते हैं। हम नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि लोगों में ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस होना चाहिए, गाँवों के अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस होना चाहिए। साथ ही साथ एक या तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, जो कचड़े निकलते हैं गाँव के अंदर उसका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम हो, उसकी मशीन्स वगैरह लगाई जाएँ, ट्रीटमेंट हो, वहाँ पे पन्नियों का, जो गंदे पन्नियाँ होती हैं, रिसाइकलेबल आइटम्स होते हैं, उन सब का ट्रीटमेंट हो, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाए। साथ में वो जो गांव है वो पूरी तरीके से विजुअली क्लीन नज़र आए, ऐसे विलेजेस को हम ODF प्लस विलेज बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इंक्लूड इंश्योरिंग दैट ऑल हाउस होल्ड्स इन अ विलेज एज वेल एज पंचायत, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर एंड आंगनवाड़ी सेंटर हैव एक्सेस टू अ टॉयलेट, एंड दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस and at least 80% of households effectively manage their solid and liquid waste and have a minimal litter and minimal stagnant water। यानी कि जो विलेज है उसके अंदर ODF प्लस विलेज होने के लिए ऐसा इंश्योर करना होगा कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जूनियर स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे टॉयलेट्स हों, एक्सेस टू टॉयलेट्स हो सबको, पंचायत घर के अंदर, आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं सभी जगह टॉयलेट्स होने चाहिए।
और जो हाउस होल्ड्स हैं, गाँव में जो घर हैं, उन घरों में लगभग 80%, कम से कम 80% ऑफ द हाउस होल्ड्स वो अपने जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको मैनेज करते हों। जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे वो खाद में जाता हो, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पन्नियाँ वगैरह हैं और जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसको अलग से ट्रीट किया जाता हो। लगभग 80% ऑफ द हाउस होल्ड के अंदर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होना, मैनेजमेंट होना चाहिए। और मिनिमल लिटर एंड मिनिमल स्टैगनेंट वाटर, और जो भी बहुत जो कचड़े हमें दिखते हैं स्ट्रीट्स के अंदर, गांव में इधर उधर पड़े कचड़े, पन्नियाँ, प्लास्टिक कहीं पे भी फेंक देते हैं लोग, ये सब एकदम मिनिमल होना चाहिए। जो पानी का जमाव है, जल जमाव कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ODF प्लस विलेज के अंदर, ठीक है। और इसमें भी हमें एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मिली है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। तो द कंट्री हैज़ अचीव्ड येट अनदर माइलस्टोन अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण था उसके अंदर हमें लगभग 50% ऑफ द विलेजेस को ODF प्लस स्टेटस डिक्लेयर कर दिया गया है। फ़ेज़ 2 के अंदर जो स्वच्छ भारत अभियान का फ़ेज़ 2 मिशन है उसमें लगभग 50% ऑफ द विलेजेस ODF प्लस विलेजेस हैं, ठीक है। तो एज ऑफ मई 2023 मोर देन 2.96 लाख विलेजेस हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ODF प्लस। लगभग 3 लाख विलेज हम मान के चल सकते हैं, 2.96। तो 3 लाख विलेजेस ODF प्लस विलेजेस अब डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। विच इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकेंड गोल्स बाय 2024-25। जो हमारा गोल है कि जो 2024 से 25 तक के बीच में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर ये हम अचीव कर लेंगे कि हमें 100% ऑफ द विलेजेस को ODF प्लस विलेज डिक्लेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो ODF प्लस विलेजेस होते हैं उसमें हम 3 कैटेगरीज में डिवीज़न किया गया है ODF प्लस। पहला होता है एस्पायरिंग विलेजेस। ODF प्लस में एस्पायरिंग विलेजेस वो होते हैं जिन्होंने ODF स्टेटस अचीव कर लिया है, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, और उन्होंने कुछ प्रोग्रेस की है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर पाए हैं, अभी स्टार्टिंग फेज़ में ही है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके अंदर हमारे राइजिंग विलेजेस। राइजिंग विलेजेस वो होते हैं जो ODF स्टेटस अचीव कर चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, और साथ ही इसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है विलेजेस में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं राइजिंग विलेजेस। फिर आते हैं मॉडल विलेजेस। मॉडल विलेजेस वो होते हैं जो टॉप लेवल के फुल्ली ODF प्लस होते हैं। इसमें ODF स्टेटस भी इन विलेजेस को प्राप्त होता है, साथ में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी इन विलेजेस में होता है, और ये विलेजेस विजुअली क्लीन भी होते हैं, ठीक है। यानी आप कहीं पे भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको गंदी चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ये होते हैं मॉडल विलेजेस। तो ये था ODF प्लस मॉडल की। ODF प्लस क्या होता है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज थी। आगे देखते हैं हम। अब हमारा अर्बन इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है। रूरल का हमने पूरा पढ़ लिया कि रूरल एरियाज़ में कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई। ओपन डेफिकेशन फ्री क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस क्या होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे रूरल इंडिकेटर्स। अब हम पढ़ेंगे अर्बन इंडिकेटर्स। तो अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला फैक्टर हमें देखने को मिलता है वो है सस्टेनेबल सैनिटेशन। सो सस्टेनेबल सैनिटेशन is the practice of managing human excreta in a way that minimizes environmental impact and public health risk while also being economically and socially viable। यानी सस्टेनेबल सैनिटेशन हम उस प्रैक्टिस को बोलते हैं जिसमें ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन वेस्ट है, उसको हम इस तरीके से मैनेज करें ताकि इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम इम्पैक्ट पड़े, कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े इन्वायरमेंट के ऊपर, और जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी रिस्क हैं, सार्वजनिक जो
स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं वो भी कम हो, साथ में वो इकोनॉमिकली एंड सोशली वायबल हो। ऐसी प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करना है ह्यूमन एक्सक्रेटा को मैनेज करने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल सैनिटेशन। ठीक है, यानी मैनेजिंग द ह्यूमन एक्सक्रेटा इन अ वे दैट डज नॉट हैव एन बैड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एज वेल एज ऑन पब्लिक हेल्थ रिस्क्स। ठीक है, so it is an important component of sustainable development as it can help to improve public health, reduce water pollution and conserve natural resources। और इस तरीके से ये एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है, क्योंकि इसकी वजह से हम पब्लिक हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी जब हम ह्यूमन एक्सक्रेटा को प्रॉपर मैनेज करेंगे, और हमें वाटर पोल्यूशन में भी रिडक्शन मिलेगा, और हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर पाएंगे ह्यूमन एक्सक्रेटा को अगर हम सही ढंग से मैनेज करते हैं तो ये था सस्टेनेबल सैनिटेशन। तो हेयर आर सम वेज इन विच स्वच्छ भारत अभियान हैज़ हेल्प टू अचीव सस्टेनेबल सैनिटेशन इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में स्वच्छ भारत अभियान में सस्टेनेबल सैनिटेशन को कैसे अचीव किया गया है। पहला है पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं कई सारी जगहों पे, कम्युनिटी टॉयलेट्स जहाँ पे अब कहीं से भी लोग आके टॉयलेट कर सकते हैं। अपनी सड़कों पे बहुत सारी जगहों पे पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए देखे होंगे। सो द स्वच्छ भारत अभियान हैज़ लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। करोड़ों पब्लिक टॉयलेट्स एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए गए हैं अर्बन एरियाज़ में, और यहाँ पे दीज टॉयलेट्स आर इक्विप्ड विथ वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स एंड कंपोस्टिंग टॉयलेट्स which helps to reduce the environmental impact of sanitation। और इन टॉयलेट्स में वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स लगाए गए हैं और कंपोस्टिंग टॉयलेट्स बनाए गए हैं। यानी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स वो होते हैं जिसमें एक तरफ तो जहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्चार्ज होता है वही उसके नीचे ही वो ह्यूमन एक्सक्रीटा जा कर के कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे टॉयलेट्स इंस्टॉल किए जाते हैं पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर। ठीक है, ताकि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उससे कंपोस्ट भी बन सके और बाद में फिर उस कंपोस्ट को सेल आउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सस्टेनेबल सैनिटेशन को मेंटेन करने में स्वच्छ भारत अभियान का योगदान है। अगला है सैनिटेशन टेक्नोलॉजीज़ में भी इसमें हेल्प किया है। सो द स्वच्छ भारत अभियान हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड द यूज़ ऑफ लो कॉस्ट सैनिटेशन टेक्नोलॉजीज सच एज कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। अभी मैंने बताया आपको कि ये वो टॉयलेट्स होते हैं जिसमें आप एक तरफ ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्चार्ज हो रहा होता है और उसी के डायरेक्ट नीचे ज़मीन के अंदर ही वो एक्सक्रीटा जा कर के कंपोस्ट में चेंज हो रहा होता है। और इसमें यूरिन डाइवर्टिंग टॉयलेट्स भी लगाए गए हैं, यानी जो टॉयलेट है वो अलग जा रहे होते हैं, जो वाटर सब्सटेंस है वो अलग जा रहा होता है, और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा से रिलेटेड चीज़ है सॉलिड वेस्ट है वो अलग जा रहा होता है। तो ये इस प्रकार की सैनिटेशन टेक्नोलॉजीज़ भी लगाई गई हैं सस्टेनेबल सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ताकि जहाँ पे सीवर लाइन भी नहीं है वहाँ पे भी काम हो सके। एंड दीज टेक्नोलॉजीज़ कैन हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एनर्जी यूज्ड फॉर सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के लिए जितना हमें ज़्यादा अमाउंट में पानी का खर्चा लगता है और एनर्जी का खर्चा लगता है, इस टेक्नोलॉजीज़ का हेल्प करके ले करके हम इसको भी कम कर सकते हैं। एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द एरियाज़ वेयर देयर इज़ नो सीवर सिस्टम। और जहाँ पे कोई सीवर सिस्टम नहीं होता कि हम ह्यूमन वेस्ट को कैसे डिस्चार्ज करेंगे, कैसे हम बाहर निकालेंगे, वहाँ पे भी हम इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके टॉयलेट्स को इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, सीवर सिस्टम नहीं भी है, तो वो चीज़ें वहीं पे कंपोस्ट बन जाएंगी। ठीक है, तो ये था सैनिटेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़। अगला है हमारा अवेयरनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों को में अवेयरनेस फैलाना। तो स्वच्छ भारत अभियान हैज़ ऑल्सो रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। और इसकी वजह से लोगों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब दे आर विलिंग टू यूज़ एंड मेंटेन सस्टेनेबल सैनिटेशन फैसिलिटीज़। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और टॉयलेट्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो अवेयरनेस ने इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये था हमारा सस्टेनेबल सैनिटेशन, जो पहला इंडिकेटर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है अर्बन एरियाज़ के लिए।
नेक्स्ट इसमें आता है हमारा वेस्ट एंड वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले हम देखते हैं, अलग अलग पढ़ेंगे इसको हम, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है वेस्ट वाटर को मैनेज करना, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा पानी सभी के घरों से जनरेट होता है, और जो हाउस होल्ड्स हैं, बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर निकलता है। तो इन वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, ये सारे काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क टू मैनेज दीज वेस्ट वाटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो इसको मैनेज करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। और ये जो वेस्ट वाटर है इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है और केमिकल्स भी होते हैं ये सारे। तो इसको किसी एक जगह पे जाके इकट्ठा करना वाटर को, और इसको फिर ट्रीट करके एक ऐसे पानी में कन्वर्ट करना जो कि इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक ना हो, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क रहा है। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज़। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? पहला है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट्स प्लांट्स। तो लगभग 1500 सीवेज ट्रीटमेंट्स प्लांट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं पूरे भारत के अंदर, और यहाँ पे इन वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है। जो गंदा पानी है इसका ट्रीटमेंट होता है इन्वायरमेंट में। ये गंदा पानी भेजने से पहले, हम इसको डिस्चार्ज करने से पहले इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और एक यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग अगला है इसमें, एग्जिस्टिंग जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे जिनकी क्वालिटी डिग्रेडेड थी, उनकी कैपेसिटी कम थी, उसको भी इम्प्रूव किया गया है। एंड दिस मिशन हैज़ ऑल्सो अपग्रेडेड मैनी एग्जिस्टिंग STBs to improve their efficiency as well as their treatment capacity। उसके बाद फिर हमें इस अभियान में इंटरसेप्टर सीवर लाइंस भी बिछाई गई है। एंड दिस मिशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड इंटरसेप्टर सीवर लाइंस टू कलेक्ट वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। शहर के अलग अलग पार्ट से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए गलियों में और सड़कों के नीचे बहुत ज़्यादा सीवर लाइंस बिछाई गई, इंटरसेप्टर सीवर लाइंस। और इन सीवर लाइंस के थ्रू फिर वाटर को कलेक्ट करके सीवेज ट्रीटमेंट्स प्लांट्स में डाइवर्ट कर दिया जाता है, STPs में डाइवर्ट किया जाता है, और फिर वहाँ पे इन वाटर का, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है। तो ये था कुछ स्टेप्स की जो भी स्वच्छ भारत अभियान में लिए गए हैं वेस्ट वाटर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा तो पन्नी ही जनरेट करते हैं, पॉलीथीन्स एंड प्लास्टिक्स जनरेट करते हैं। उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अर्बन एरियाज़ में। एंड द रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हैज़ लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द जनरेशन ऑफ वेस्ट। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है भारत के अंदर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला है वेस्ट जनरेशन में। इसकी वजह से जो हमारा एग्जिस्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, बहुत ज़्यादा भार भी आ गया है ना। और तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी लेकर के। क्या है वो इनिशिएटिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में? पहला है डोर टू डोर कलेक्शन, यानी घर घर जाके कूड़ों को कलेक्ट किया जाएगा, जो भी वेस्ट होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। सो द मिशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज इन ओवर 4300 सिटीज़ एंड टाउन्स इन इंडिया। तो इसके अंदर लोकल बॉडीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे दिल्ली के अंदर MCD है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ये MCD की गाड़ियाँ हर गलियों में जाती हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ में वहाँ की व्हीकल जाती है इन कूड़ों को कलेक्ट करने के लिए। तो पहला डोर टू डोर कलेक्शन इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और वहाँ से हर घर से कूड़े ला करके फिर लैंडफिल्स में उसको ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे उसको कंपोस्ट बनाया जाता है और फिर रिसाइकिल किए जाते हैं चीज़ों को, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी वेस्ट ट्रीटमेंट्स प्लांट भी बनाए गए हैं बहुत ज़्यादा से। तो लगभग 700 वेस्ट ट्रीटमेंट्स प्लांट बनाए गए हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है इसको ट्रीट किया जाता है बिफोर इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, और ताकि जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जा कर के पॉलीथीन्स वगैरह हैं, प्लास्टिक्स वगैरह है, वो वहाँ पे जा कर के पोल्यूशन ना क्रिएट करे। नेक्स्ट स्टेप लिया गया है इसमें प्रमोशन ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी कूड़ों को अलग अलग करने के लिए वेस्ट सेग्रीगेशन को प्रमोट किया गया है। द मिशन हैज़ लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ कैंपेन्स टू प्रमोट वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी घर में जो कूड़ा जनरेट होता है तो हम उन कूड़ों को जनरेट करने के साथ ही अलग अलग कर दें। पब्लिक प्लेसेस हो या फिर हाउस होल्ड हो, वहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन को बहुत सारे कैंपेन्स के थ्रू प्रमोट किया गया है। जैसे यहाँ ग्रीन डस्टबिन एंड ब्लू डस्टबिन, हम एक डस्टबिन में पूरे गीले कचरे डाल रहे होते हैं और दूसरे डस्टबिन में हमें सूखे कचरे डालने होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब कूड़े एट द सोर्स यानी जनरेट होने के साथ ही अलग अलग होते हैं, सेग्रीगेटेड होते हैं, तो जो ग्रीन डस्टबिन वाले कचरे हैं उनको हम कंपोस्ट बनाते हैं, जो गवर्नमेंट है वो कंपोस्ट बनाती है, और जो सूखे वाले हैं उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, अलग करके उनको जो रिसाइकलेबल्स हैं उनको रिसाइकिल कैटेगरी में डालते हैं। जो बिल्कुल ही बेकार होते हैं उनसे एनर्जी बनाई जाती है। इसी के अंदर अगला है हमारा वेस्ट टू एनर्जी। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कन्वर्ट नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी और हीट, reducing the volume of waste sent to landfills and contributing to sustainable energy generation। यानी जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं बेसिकली जहाँ पे जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है, यानी जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, ना ही वो रिसाइक्लेबल है, वहाँ पे इन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में इन नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को यूज़ करके उनको जला करके उनसे हीट प्रोड्यूस की जाती है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और फिर उन इलेक्ट्रिसिटी को उस हीट को आगे फिर सेल आउट कर दिया जाता है। और इसकी वजह से हम नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट जो होते हैं वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में इनका यूज़ कर लेते हैं, इनका यूज़ हो जाता है प्रॉपरली। और इसकी वजह से जो लैंडफिल्स हैं जहाँ पे जो सारे कूड़े डिस्चार्ज किए जाते हैं, जहाँ पे उन पे बर्डन भी कम होता है, और वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट जितना भेजा जाता है वो भी कम होता है, और फिर ये सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो कि हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ भारत अभियान में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है, एंड दिस वाज आल्सो एन अर्बन इंडिकेटर। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे गार्बेज फ्री सिटीज़। तो गार्बेज फ्री सिटीज़ क्या होती हैं? A garbage-free city is a city where all waste is collected, transported and treated and disposed of in a safe and environmentally sound manner। यानी गार्बेज फ्री सिटीज़ वो शहर होते हैं जहाँ पे जो कचड़े होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक सेफ़ प्लेस पे, उनको ट्रीट किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है, सड़ा दिया जाता है, गला दिया जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है उनका इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में। और फिर ये सिटीज़ में इन वेस्ट की वजह से कोई हार्मफुल पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता। ऐसे सिटीज़ को हम बोलते हैं गार्बेज फ्री सिटीज़। एंड इट इज़ अ सिटी वेयर देयर इज़ नो लिटर ऑन द स्ट्रीट्स और इन पब्लिक प्लेसेस। और जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं या फिर गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट्स होते हैं, उन अर्बन एरियाज़ के अंदर इन सिटीज़ में हमें कोई भी लिटर नहीं देखने को मिलता है स्ट्रीट्स में। ठीक है, कोई भी पॉलीथीन्स, कचड़े, प्लास्टिक, पेपर, रैपर, ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती। इट इज़ विजुअली वेरी क्लीन सिटी। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स अंडर स्वच्छ भारत अभियान टू प्रमोट गार्बेज फ्री सिटीज़। इसमें पहली इनिशिएटिव होती है हमारी सेटअप कम्युनिटी कंपोस्टिंग बिन्स। तो कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र में हम कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम खाद के रूप में यूज़ कर लिया जाता है बाद में। बेसिकली ये कंपोस्टिंग बिन्स जो होते हैं, कम्युनिटी कंपोस्टिंग बिन्स, इसमें जो गीले कचड़े होते हैं, जितने किचन से रिलेटेड कचड़े निकलते हैं, उनको यहाँ पे डाल करके इन बिन्स में ट्रीट किया जाता है। इनके ऑर्गेनिक वेस्ट को फिर हम कंपोस्ट बनाते हैं। जो कम्युनिटी कंपोस्टिंग बिन्स होती हैं यार, ये बेसिकली
जो सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, जो अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे कई घर एक साथ होते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ होती हैं या फिर प्राइवेट ओन्ड सोसाइटीज़ होती हैं, ये वहाँ पे सेट किए जाते हैं कम्युनिटी कंपोस्टिंग बिन्स। और पर्टिकुलरली उस एरिया के जितने भी गीले कचड़े होते हैं उनको कंपोस्ट बना दिया जाता है इन बिन्स में ट्रीट करके। एंड कम्युनिटी कंपोस्टिंग बिन्स आर यूज टू कंपोस्ट फूड स्क्रैप्स, यार्ड वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज प्रमोट रिसाइकलिंग। Recycling is the process to convert waste materials into a new materials and objects। तो रिसाइकलिंग की वजह से, जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को नए मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह हैं जो अनयूजेबल हैं अब, उनको फिर से गला करके माउल्ड किया जाता है किसी दूसरे मटेरियल में, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो रिसाइकलिंग की वजह से जितना अमाउंट ऑफ वेस्ट है जो लैंडफिल्स में जाता है, जहाँ पे हम ज़मीन के अंदर जो कूड़े को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वहाँ पे इस अमाउंट में रिडक्शन हुआ है, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल के अमाउंट में रिडक्शन में मिलता है रिसाइकलिंग के प्रमोट करने से। नेक्स्ट इज़ बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। एंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। बैनिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक सच एज प्लास्टिक बैग्स, straws and utensils has helped to reduce the amount of waste that ends up in landfills and oceans। तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं जिनको हम दोबारा यूज़ ही नहीं कर सकते, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। पन्नियाँ वगैरह सारी चीज़ें बैन हैं, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं है। अभी भी हमें मार्केट में पॉलीथीन से देखने को मिलती हैं, प्लास्टिक बैग्स एंड स्ट्रॉज ये देखने को मिलते हैं। तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं, इनमें इनके ऊपर बैन लगाने का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। और जो लैंडफिल्स होती है या फिर ओशियंस होते हैं, वहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हम डिस्चार्ज कर देते थे, अब वहाँ पे हमें कमी देखने को मिलती है, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ वेस्ट देखने को मिलता है। जो समुद्र हैं वहाँ पे ये सारे वेस्ट पहले डाल दिए जाते थे, लैंडफिल्स में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें जाती थी, जिससे कूड़े के पहाड़ बन जाते थे, है ना। दिल्ली में आपने शायद अगर देखा हो कूड़े के पहाड़, तो बलसवा का कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को प्रमोट किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। तो ये थे हमारे वो स्टेप्स जो कि गार्बेज फ्री सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाने के लिए इन स्टेप्स को उठाया गया है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। हमने रूरल इंडिकेटर्स एंड अर्बन इंडिकेटर्स को पढ़ लिया है, सारी चीज़ें डिटेल में। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में आपको DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज। प्लेलिस्ट की लिंक इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ में अगर आप PDF डाउनलोड करते हैं तो PDF के अंदर भी जो लिंक्स अटैच कर दी गई हैं, आप वहाँ पे भी क्लिक करके सारी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे होंगे। सो दिस चैप्टर हैज़ एंडेड। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.